फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सेलेंस एकेडमी की तरफ से खुशामदीद। मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट डेज से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करना शुरू किए थे और यकीनन आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आप लोगों को फ़ीडबैक ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा जी, आज जो है हम इंशाल्लाह जो एक्सीलेंस की तरफ से गेस्ट पेपर आप लोगों को मिला था, हम उस गेस्ट पेपर में जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम हल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो जो आपके गेस्ट पेपर में है उसको आज हम सॉल्व करते हैं। तरीका हमारा वही होगा, मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा, आपको सिखाऊंगा, फार्मूला आपको बना के दूंगा और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोग खुद लगाएंगे और उसको खुद कैलकुलेट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे, ठीक है ना। तो यकीनन आप सबके पास गेस्ट पेपर तो होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो एक्सीलेंस की तरफ से आपको गेस्ट पेपर तो मिला होगा। तो गेस्ट पेपर में जो सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है गालिबन ये है पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 में न्यूमेरिकल है, आपके साथ में शेयर करता हूँ और यकीनन इस वक्त आपके हाथ में गेस्ट पेपर भी होनी चाहिए ताकि आपको सवाल समझ आ जाए। सवाल ये है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सच दैट द प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। उसने मास ऑफ द प्रोटॉन भी दिया हुआ है और चार्ज भी दिया हुआ है। तो पहले हम सवाल को समझते हैं कि वो सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सवाल में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसके अंदर आपने क्या रखा है, एक प्रोटॉन रखा है। मान लो ये एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, ये एक प्रोटॉन है। ये समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्टली ये ऐसा है नहीं। कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो इसके वेट के बराबर है, यानी इसका जो वेट है ये बराबर है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी E टाइम Q, ठीक है ना। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर है इसके वेट के। अब आपसे कहना चाह रहे हैं बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है ना। उसने जो जो चीज़ दी है वो देखिए। एक तो दी है मास ऑफ द प्रोटॉन, एक मास ऑफ द प्रोटॉन दी है 1.67 एक्सपोनेंट -27 ऑफ kg और एक आपको दिया है चार्ज ऑन प्रोटॉन और वो भी है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। जी की वैल्यू मेरे सारे बच्चे जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या यू में से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंडीशन के मुताबिक अब हमें मालूम क्या करना है, हमें जो मालूम करना है बेटा मेरे उसके साथ हमने लिखना है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम करने के लिए बोला। यकीनन सिंबल इसका E है और हम इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसके बाद देखें, फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। फार्मूला यूज्ड जो बेसिकली फार्मूला है वो E बराबर है F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय चार्ज। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कंडीशन के मुताबिक ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दरअसल उसके वेट के बराबर है। तो जनाब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन the electrostatic force is equal to the weight and weight is equal to mass time gravity। तो हम क्या करेंगे, हम ये वेट यानी Fe की जगह हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए मिलेगा E बराबर है m टाइम g डिवाइडेड बाई q। दिस इज एक्चुअली द चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब आप देखें, आपको मास मालूम है, यस मालूम है, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 टाइम g इज 9.8 डिवाइडेड बाई दिस इज प्रोटॉन चार्ज और वो है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। यकीनन आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट न्यूटन पर कूलम, यानी ऊपर है न्यूटन नीचे है कूलम, ठीक है। और इसी तरीके से आपको पहला सवाल मैंने करवा के दिया जो क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है आपके गेस पेपर का, ठीक है ना। याद रखिए गेस पेपर की बात हो रही है। डन हो गया जी। अब आते हैं आपके गेस पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। 4 में 2 पार्ट से OR के साथ, तो इसका ताल्लुक आपका जो है अल्लाह भला करे आपका कैपेसिटर वाले टॉपिक से है, ठीक है ना। तो चले जी इसको करते हैं और आपको यकीनन आसानी से समझ में आएगा। प्रॉब्लम नंबर तो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर है 4, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम पहले सवाल समझे, मैं बार बार कहूँगा कि आपके हाथ में गेस पेपर होना चाहिए बेटा। अगर आपके हाथ में गेस पेपर है तो मैं सवाल समझा भी सकूँगा और आप सवाल समझ भी सकेंगे, ठीक है ना। तो आप ज़रा देखें गेस पेपर में आपके पास जो सवाल है वो है आपसे कहना चाह रहे हैं कि 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं पैरेलल और उसके अक्रॉस जो है वो 300 वोल्ट जो है पोटेंशियल दिया गया है। आपसे कहना चाह रहे हैं कि बताइए कि इस कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की, ठीक है ना। तो अब आप देखें ये सवाल कौन से बच्चे कर सकते हैं, तो जनाब ये सवाल वो तमाम बच्चे कर सकते हैं जिसके बैक ऑफ द माइंड ये फार्मूला मौजूद हो। हाँ क्या, यानी उसकी जो हेल्पिंग एरिया है, इसकी हेल्पिंग लाइन जो है वो है कि U बराबर है 1/2 CV²। ये फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ पर जो सवाल है, अगर हम सवाल को ज़रा समझने की कोशिश करें तो आपसे कहा कि भाई साहब एक आपके पास है आपसे कहा कि भाई साहब एक कैपेसिटर आपके पास है C1, वो है 2 माइक्रोफेराड। तो हम माइक्रो को चेंज कर दें, नहीं चेंज करना चाहे तो हम एट द एंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एट द एंड पर चेंज करते हैं। और दूसरा कैपेसिटर वो है 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, यानी एक C1 है एक C2 है और दोनों को आपने जोड़ दिए हैं पैरेलल में। ये देखिए ये एक कैपेसिटर हुआ, कैपेसिटर की डंडियां एक जैसी होनी चाहिए, याद रखिए। छोटा बड़ा होने का मतलब वो फिर आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो देता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिए। तो ये दोनों इसकी जो ना लाइनें उसकी मैग्नीट्यूड एक जैसा होना चाहिए। तो ये रहा C1 और ये रहा आपके पास C2। C2 है 4 माइक्रोफेराड बेटा और ये रहा 2 माइक्रोफेराड और इसको जोड़ दिया है आपने एक बैटरी के साथ और बैटरी जो है वो है 300 वोल्ट। चलो भाई हम एक काम करते हैं, इन दोनों का रिजल्ट मालूम करते हैं। तो फर्ज करें ये इसका रिजल्ट हुआ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फर्ज करें ये इसका रिजल्ट है, ये वाला सही है, और इस रिजल्ट का नाम मैंने रखा C। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस सीरीज की तरह मालूम होता है, ठीक है। ये बात नोट करें, क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 C2 C3 ये रिजल्टेंट के लिए होता है Cn।
और सीरीज में रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। और सीरीज में क्या होते हैं? सीरीज में रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। आप इसको ई भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। एन से मुराद है नेट, टोटल, ठीक है ना। ये 1/C1 1/C2। तो चूंकि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल है, लिहाजा यहाँ पर हम इसको इस तरह ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या है? वी वांट टू फाइंड यू, हमें यू चाहिए। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला यूं होगा, देखिए u बराबर है 1/2CV²। ये c इन दोनों का रिजल्ट है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल में दोनों को हम सीरीज में ऐड करेंगे। तो आपका जो फाइनल फार्मूला है वो बनेगा यूं, C1 C2 × V²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। देखिए u बराबर है 1/2, अब C1 कितना है? C1 है 2 माइक्रोफेराड, तो ये रहा -6। इसके बाद है C2, ये कितना है? 4 माइक्रोफेराड, तो 4 - 6। और मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज है 300, तो 300 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो भी आएगा हमने इसका यूनिट लिखना है जूल। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो यही सवाल जो है बोर्ड में आ सकता है, और अगर आएगा तो आप कहाँ कंफ्यूज होंगे? ये C1 और C2 पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। C1 और C2 पे कैसे कंफ्यूज होंगे? देखो यही सवाल उसने दिया, लेकिन उसने कहा दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। हाँ, मसलन देखिए, मैं दोबारा ये सवाल कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ देखें। कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे ना, वो अच्छे बच्चों के लिए इसको करना चाह रहा हूँ। मान लो उसने कहा एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। ये C1 वही 2 माइक्रोफेराड है, और ये C2 वही 4 माइक्रोफेराड है। और आपसे कहा भाई साहब इसको हमने जोड़ दिया है, किससे? इसको जोड़ दिया है हमने 300 के साथ। अब आपसे कहा भाई साहब आप इसने कितना एनर्जी स्टोर किया है। अब क्या फार्मूला लगेगा? देखो फार्मूला वही होगा 1/2CV², लेकिन अब जो ये C होगा ये होगा C1/C2 × V²। बस देखे ना, अच्छा बच्चा यहाँ से इसको पिक कर लेगा। अब आपने सवाल पहले वाले को भी देखा, इसको भी देखा। उसमें पैरेलल लिखा हुआ था, तो उसको कैसे ऐड किया? इसमें सीरीज लिखा हुआ है, तो इसको कैसे ऐड किया? बस इसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक हो गया जी। आइए अब हम आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर यही वाला, लेकिन इसके साथ एक और सवाल दिया है। अच्छा जी, और सवाल कैपेसिटर से ही है, और अब आपसे कहना चाह रहे कि आप कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे, लेकिन अब उसने ज़रा डेटा चेंज किया है। सवाल ज़रा समझिए। सबके पास यकीनन गैस पेपर होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है सब गैस पेपर से देख भी रहे होंगे। सवाल यह है कि 12 वोल्ट बैटरी है, उसको कनेक्ट किया गया है एक कैपेसिटर के साथ, और नतीजतन उस कैपेसिटर पर 54.0 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर हो गए। ठीक हो गया। आपसे कहना चाह रहे हैं बताओ ये जो चार्ज स्टोर हुए इसने कैपेसिटर में कितनी एनर्जी डेवलप कर दी। ठीक है ना, चार्ज रखने से कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो देखिए पहले वाले में और इसमें कोई फर्क नहीं है। पहले वाले में C दिया था, V दिया था, इसमें V और C की बजाय चार्ज दिया है। तो हम फार्मूले में थोड़े रद्द-बदल करेंगे और हमें आराम से सवाल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, तवज्जो करें। देखें सबसे पहले आप देखें जो गिवन है वो क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, गिवन में एक उसने दिया है पोटेंशियल विच इज 12.0 वोल्ट, और एक दिया है चार्ज स्टोर विच इज 54.0 माइक्रो कूलम। हम माइक्रो कूलम को चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज 54.0 एक्सपोनेंट -6 कूलम। हमें दोबारा U मालूम करना है। U मीन्स एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखिए भाई सबसे पहले तो फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और फार्मूला क्या है? फार्मूला अभी आपने खुद देखा CV²।
लेकिन मामला ये है हमें यहाँ c गिवन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, हम इस c को इस तरह अरेंज करते हैं। देखिए u बराबर है 1/2 CV इंटू v। मैंने इस v का एक c के साथ लगा दिया, स्प्लिट कर दिया, और हम जानते हैं कि q बराबर होता है CV। होता है या नहीं होता? होता है ना, कैपेसिटर इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन है। लिहाजा आपका जो फार्मूला बना वो बना 1/2 Q टाइम V, 1/2 QV। अब आप देखें सवाल हल हुआ या नहीं हुआ? देखिए 1/2 गिवन है, चार्ज कितना है 54 एक्सपोनेंट -6, और V कितना है 12.0। यहाँ से जो भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया। कैपेसिटर पर दोनों अल्टरनेट सवाल है, कोई भी सवाल आपको मिल सकता है। ठीक हो गया? आगे चलें बेटा, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है गालिबन, और इस चैप्टर का जो सवाल है इसका ताल्लुक यकीनन किस चैप्टर से है? इसका ताल्लुक दरअसल आपके चैप्टर नंबर 12 से है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 12 में एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है ना, उसका थोड़ा सा डेटा इसने चेंज किया हुआ है। ठीक है ना, गेस्ट पेपर में। तो जब आप इसको दोबारा अपने फॉर्मेट में लाएंगे तो वही सवाल बन जाता है जो बुक के अंदर है। ठीक है ना, पहले अगर हम सवाल समझ जाए तो आसान रहेगा, और मैं दोबारा आपसे अर्ज़ करूंगा कि आपके हाथ में गेस्ट पेपर होना चाहिए बेटा, क्योंकि फिर सवाल जो है थ्योरी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ा डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल को देखें। कहना चाह रहे कि इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 0.1 मेगा पास्कल, यानी इंक्रीज इन प्रेशर। देखिए प्रेशर जो है वो आपको दिया है डेल्टा पी, इंक्रीज इन प्रेशर वो है 0.1 मेगा पिक्सल, सॉरी पास्कल। ठीक है ना, पास्कल इसका यूनिट है, या न्यूटन, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है ना, दोनों कह सकते हैं। उसने पास्कल लिखा है तो आप पास्कल लिखे, पी कैपिटल है, ए स्मॉल है। अच्छा जी, अगर हम इस मेगा को ख़त्म करें तो इस मेगा को ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसकी जगह हम लिख देंगे 6, तो ये बन जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तवज्जो करें। अच्छा जी, अब अगर इसको मैं मज़ीद हल करूँगा तो आप देखेंगे इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने नीचे 10 लगा दिया, और 10 की पावर 6 और पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन हो गया। ये 1 0 6 में से निकल गए तो 5 बचे। आपका आंसर रहा 5 पास्कल। ये रहा इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा, बुक वाले ने इसको कैसे दिया है बस बताना ये चाह रहा था मैं। ठीक है ना, बुक वालों ने कहा कि an increase in pressure of 100 किलो पास्कल, ये बुक वाला कह रहे 100 किलो पास्कल। तो अब देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ किलो की जगह वैल्यू लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो बनेगा 3। तो देखिए ये 2 0 और 3 ये हो गए, कितने हुए 5 ना। तो देखिए तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही रहा जो यहाँ पे है, या वट एवर बी द वैल्यू। ये वैल्यू से हमें कोई गरज ही नहीं है, वो कुछ भी आपको दे दे। हाँ जी, आप इसकी जगह एक्सपोनेंट सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। तो ये उसने बुक में दिया है, ये गेस्ट पेपर में उसने 0.1 मेगा लिखा है। सवाल के जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, डेटा आपका वही रहेगा। इसके बाद आगे वो लिखता है कि वॉल्यूम ऑफ ईस्टर टू डिक्रीज बाई 5 एक्सपोनेंट -3%। तो जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है वो भी है डेल्टा वी अपान वी, वो है 5 कितना है एक्सपोनेंट -3%।
यकीनन इसका कोई यूनिट तो है ही नहीं, लिहाजा परसेंट को ख़त्म करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यकीनन आप लोगों को पता है क्या लगाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। जब हम 100 लगाएंगे तो ये 100 ऊपर जाएगा तो 2 0 ये हो गए और 3 वो है तो आएगा -5 और इसका कोई यूनिट नहीं है, तो डेल्टा V अपान V आपके पास ये आ गया। डन हो गया भाई। चले जी, एक और चीज जो उसने दी है वो है डेंसिटी, ठीक है ना। क्या है डेंसिटी? उसने दी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये उसने आपको वैल्यू दी है। और इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए कभी कभार ये वैल्यूज़ वो नहीं देते, वो सिर्फ लिखते हैं 1K, तो उस 1K का मतलब भी 1000 है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब हमें मालूम क्या करना है, नंबर 1, तवज्जो के साथ देखिए बेटा, ये सवाल गोल्डन क्वेश्चन है, मैं बता दूं। जो रिक्वायर्ड है ना बेटा, जो हमें रिक्वायर्ड है, एक हमें मालूम करना है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। इसको हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है, इन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड यकीनन मेरे बच्चे जानते हैं, हम उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है, ये सवाल कौन से बच्चे कर सकते हैं? तो भाई साहब ये सवाल सिर्फ वो बच्चे कर सकते हैं जो जानते हो 2 फार्मूले। जी, जो 2 फार्मूले जानते हो, यानी जो आपका बैक ऑफ द माइंड, आपके जो हेल्पिंग एरिया है वो ये है, एक तो बच्चा बल्क मॉडुलस डेल्टा P अपान डेल्टा V अपान V, ये फार्मूला है आपका, ये तो बच्चा इसको जानना चाहिए, 100% इसको जानना चाहिए, वरना वो नहीं कर सकता। नंबर 2, स्पीड, ये फार्मूला है बल्क मॉडुलस अपान डेंसिटी। बस ये 2 फार्मूले बच्चे के जहन में हो, ये सवाल हलवा सवाल है, वो सेकंडों में कर जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बल्क मॉडुलस। फार्मूला यूज्ड, change in pressure upon change in volume. This is volumetric strain। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। जब ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाए ना स्ट्रेन, तो फिर हम उसको यंग मॉडुलस कहते हैं, अगर आपको मेट्रिक का कंसेप्ट याद हो। चलो जी, डेल्टा P कितना है? आपको डेल्टा P यहाँ से मालूम है, और वो है 1 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय, इसका यूनिट आपको याद रखना है, पास्कल है, और नीचे डेल्टा V अपान इसका ये कितना था, ये है 5 एक्सपोनेंट माइनस 5 एंड इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। अब इसका जो भी आंसर आएगा आपने लिखना है, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए क्या मालूम करना है, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। चले जी, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। फार्मूला है V बराबर है B डिवाइडेड बाय रो। यकीनन मेरे प्यारे बच्चों, B तो आप यहाँ से मालूम कर चुके होंगे, और डेंसिटी की वैल्यू तो उसने आपको दे दी है, एंड यू विल गेट द आंसर, एंड रिमेंबर द यूनिट शुड बी मीटर और सेकंड, है कि नहीं? कितना आसान सवाल है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गालिबन 7 नंबर है, और ये 7 हम कल कर चुके हैं, ठीक है ना। आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, 5th सेकंड वाला, तो इसलिए इसको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम
कर चुके हैं। मैं हवाला दे देता हूँ आपको रेफरेंस के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 ऑलरेडी डन। कार वाला हम लास्ट टाइम यानी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, लिहाजा उस पर दोबारा हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन के रेफरेंस से है ये सवाल, तो यकीनन आपको समझ में आना चाहिए ये सवाल। अगर हम सवाल समझ जाए तो फिर हम उसको आसानी से हल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है, कौन सा है पार्ट नंबर, यही है, OR के साथ है। अगर हम सवाल समझ जाए ना तो हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं। सवाल सिंपल है। सवाल में कहना चाह रहे कि एक ट्रक है और वो एक कार के साथ स्ट्राइक करता है, लेकिन कार पहले से रेस्ट पोजीशन में है। टकराने के बाद ट्रक कार को साथ लेके जाएगा। जब वो साथ लेके जाएगा तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपसे कहना चाह रहे उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए या फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अ ट्रक ऑफ मास 2500 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड collide with a stationary car of mass 1000 kg. The truck and car moves together after impact. Calculate the common velocity. ठीक है, थोड़ा सा इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम है जैसे भी बनाओ, हमें डायग्राम बनाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है, ठीक है बेटा। मान लो ये मेरे पास कोई ट्रक है और ये ट्रक जो है ये मास ट्रक का है, फर्ज करें 2500 किलोग्राम, और इसकी जो इनिशियल है U1 वो है 21 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक कार है, ये कार ख़राब है और यकीनन इसका जो U2 है वो 0 है और इसका जो M2 है वो है 1000 किलोग्राम। लिहाजा जब ये इसके साथ टकराएगा तो टकराकर दोनों साथ जा रहे हैं। हाँ जी, दोनों साथ जा रहे हैं। ये दोनों साथ जा रहे हैं। तो अब इसका M1 और M2 दोनों मिल गए और अब इसका जो स्पीड है मान लो वो V है, ठीक हो गया। तो अब हमें ये मालूम करना है कि टकराने के बाद ये साथ जाएंगे तो उस वक्त दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए, वो मालूम करके देनी है। तो चले जी, डायग्राम तो मैंने बना दिया जैसे भी है आपको समझाने के लिए। अब हम देखें इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में दो चीज़ें, एक तो M1 गिवन है वो है 2500 kg, एक मास ऑफ द कार गिवन है विच इज़ 1000 kg। अच्छा जी, और अल्लाह भला करे दोनों का जो सम होगा वो तो हमें, अच्छा U1 उसने दिया है, U1 इनिशियल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ट्रक वो है 21 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार 0 है क्योंकि वो रुका हुआ है। अच्छा जी, और इसके बाद जो है मालूम क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का सा लिखना भी पड़ेगा सॉल्यूशन में कि आफ्टर कोलिजन द ट्रक and car moves together with velocity v by the law of conservation of linear momentum. Linear momentum का मतलब before and after the collision must be same, या the impact must be same, या the product of mass and velocity must be same. तो देखें, before m1 u1 of the truck plus m2 u2 of the car must be equal to
द प्रोडक्ट M1 इंटू वी प्लस M2 इंटू वी, बिकॉज M1 भी V से मूव करेगा और M2 भी V से मूव करेगा। असल में ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन एक स्टेप में मैंने दोनों अलग अलग लॉ के हिसाब से बताएं। अच्छा, अब जरा देखें, ये हिस्सा भी खत्म हो गया क्योंकि U2 कितना है, U2 0 है, कार इनिशियल रेस्ट में है, लिहाजा आपका जो फार्मूला बैठेगा वो बटेगा M1U1, यहाँ से V कॉमन ले ले तो बनेगा M1 प्लस M2। अब यहाँ से हम V मालूम करेंगे बेटा, तो मिलेगा M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू V, बेटा सॉरी इंटू U1। बेटा ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोलिजन के बाद दोनों आपस में जुड़ जाए और सेम वेलोसिटी से जाएंगे। एट दैट टाइम द फाइनल वेलोसिटी शुड बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक हो गया भाई। तो आइए अब इसमें वैल्यूज लगाते हैं। देखिए M1 किसका है, ट्रक 2500, U1 इनिशियल ऑफ द ट्रक 21 मीटर पर सेकंड, M1 2500 और M2 मास ऑफ द कार 1000। यकीनन जो भी आएगा मीटर पर सेकंड आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है और हो सकता है आपके हाथ ये सवाल आ भी जाए। ठीक है ना, चले जी आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे सवाल है आपका, आगे वाला सवाल है अभी आपके साथ शेयर करता हूं मैं। यकीनन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 से है गालिबन ये सवाल, और चैप्टर नंबर 5 का जो सवाल है अगर हम इसको समझ जाएं तो फिर हम आसानी से इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं, आपको पहले मैं सवाल समझा दूं। अगर सवाल आपको समझा सका मैं तो फिर हम उसको हल भी कर सकेंगे। ठीक है ना, सवाल ये चैप्टर नंबर 5 का प्रॉब्लम नंबर 11 है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपके जो गेस पेपर है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 8 है। अगर हम सवाल समझ जाएं तो आसानी से हम इसको हल भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि एक मोटर पंप है और वो पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, और वो कहना चाह रहे हैं कि 500 ग्राम पानी 1 मिनट में ऊपर लेके जा सकता है। कितनी ऊंचाई तक लेके जा सकता है, 120 मीटर तक लेके जा सकता है। ये देखें, आपको मैं सवाल समझा दूं फिर हम इसको हल आसानी से कर सकते हैं। मान लो ये ऊंचाई है 120 मीटर, आपने यहाँ एक मोटर लगाया, उस मोटर ने 500 ग्राम 1 मिनट में ऊपर पहुंचा दिया। 500 ग्राम पानी 1 मिनट में पहुंचा दिया। अच्छा, ये एक सवाल है, फर्जी सवाल है। ठीक है ना, कम ज़्यादा भी हो सकता है। 120 मीटर तक पहुंचाया। आपसे कहना चाह रहे कि अगर इस इंजन की, ये जो जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो पंप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर इसकी एफिशिएंसी 50% हो, यानी 50% ये काम करता हो, तो आपसे कहना चाह रहे कि बताइए हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इज नीडेड। आपने इसको कितना इनपुट पावर दिया है, पावर इनपुट मालूम करना है। तो एक काम करते हैं, जो गिवन डेटा है ना, पहले से हम आउटपुट पावर तो मालूम करें। ठीक है, पहले हम आउटपुट मालूम करेंगे फिर जाके हमें इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम सवाल को एक दफ़ा दोबारा रीड करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे, ये आपका क्वेश्चन जो है बुक का क्वेश्चन नंबर ये 11 है। ठीक है, और यहाँ पर जो गेस पेपर में ये दिया हुआ है, तो गेस पेपर में ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट है। ठीक है ना, कहते हैं कि अ मोटर पंप द वाटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट।
to a height of 120 meter. If the motor is 50% efficient, then how much input electrical power is needed? ठीक हो गया। तो चले जी शुरू करें। जो जो चीज़ें गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो हम उसको करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, तो चलो जी मालूम करते हैं। नंबर 1, एक तो हमें हाइट गिवन है, वो है 120 मीटर। एक हमें गिवन है एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों, वो है 50%, यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1/2। इसके बाद हमें दिया है मास। मास कितना है? मास है 500 ग्राम। तो हमें काम करते हैं, 500 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये बैठेगा 0.5 किलोग्राम। एक हमें दिया है टाइम। टाइम जनाब है आपके पास 1 मिनट, MINUT, सो दैट्स बिकम 60 सेकंड। अब हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमारे पास पावर इनपुट। सही हो गया। हमें क्या मालूम करना है? पावर इनपुट। हाउ मच इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर इज नीडेड। चलो जी, तो शुरू करें इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखें ये कौन से बच्चे ये सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वो बच्चा पावर का फार्मूला जानता है? ये है वर्क, और मेरे बच्चों ये वर्क बराबर होता है mgh/T के। ये बच्चे को मालूम होना चाहिए। दिस इज नॉट वेट, दिस इज एक्चुअली वर्क। इन वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी में बराबर है mgh। ठीक है, पहले तो बच्चे को ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी है वो है पावर आउट डिवाइडेड बाय पावर इन। एफिशिएंसी परसेंटेज में है, यकीनन सारे बच्चे जानते हैं। परसेंटेज में है पावर आउटपुट और इनपुट। तो हम देखिए सबसे पहले ये जो आपको मिल रहा है ना, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। तो ये जो फार्मूला है ना, ये आपको देगा आउटपुट। ये फार्मूला क्या देगा? ये फार्मूला दे देगा आपको आउटपुट, और ये फार्मूला दे देगा आपको इनपुट। जब आपको यहां से आउटपुट मालूम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी तो दे दी ना उसने, तो हम आसानी से मालूम कर लेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पावर आउट, या आउटपुट पावर लिखे, आपकी मर्जी है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। वो बराबर है वर्क against gravity upon time, and that is mgh divided by t. m is how much? 0.5। g मैं 10 कंसिडर कर रहा हूँ, और h 120 है, और टाइम मेरे पास 60 है। डन हो गया भाई। देखो 1 0 इसके साथ कैंसिल, 6 इसके साथ कैंसिल, 20 सॉरी ये रहा आपके पास 2, और देखें ये रहा 0.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई दिस वन 2। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक नीचे 0 लगाते हैं, तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया। 10 10 के साथ उड़ा दो, 2 5 से मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट 10। सो पावर आउट आपके पास है इतना वाट, 10 वाट आंसर आया। डन हो गया। आगे चलिए, अब कैलकुलेशन ऑफ पावर इनपुट। कैलकुलेशन ऑफ पावर इनपुट, या इनपुट पावर कहें, कोई मसला नहीं है। जो मैं कहूँ आप वैसे ही करें। माशाल्लाह आप लोग समझदार बच्चे हो और अच्छे टीचरों से पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। कोई मेरा काम आपको फार्मूला और यूटिलाइजेशन और उसको सिंप्लीफाई करना है बस। बाकी माशाल्लाह आप लोग सारे समझदार बच्चे हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पावर एन हमें मालूम करना है। तो बाय द फार्मूला वी गेट एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज इक्वल टू पावर आउट अपॉन पावर एन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
पावर n बराबर रहा पावर आउट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब देखिए पावर आउट कितना आया, 10 आया, और ये आपके पास 1/2 है, ऊपर जाएगा तो आएगा 20 वाट। देखिए क्लियर हो गया, और आंसर कितना आया, 20 वाट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जी को 9.8 लेंगे तो फिर आंसर 19.6 आएगा, ठीक है, और अगर आप जी को 10 लेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। डन हो गया भाई? ओके, इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। इसकी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और आप उसको एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, और इसी तरह इदारे को फिर अच्छा लगेगा कि वो आपके लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा सेटअप लगा के बैठे हुए हैं, और उससे आप लोग फ़ायदा ना उठाएं, तो मेरा ख़्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।